ओके जी, तो कल मैंने आप लोगों को एक ओन क्रेडिट रिस्क के ऊपर एक सवाल दिया था, वो हो गया था। अच्छा, उसमें सिर्फ तुम्हें ये ख्याल रखना था कि साल के आखिर में जब तुम उसको रीवैल्यू कर रहे थे तो उसमें से एक हिस्सा कहाँ जाना था, ओसीआई में, और एक हिस्सा पीएनएल में, क्योंकि वो कहता है कि यार जो ट्रू डिपिक्शन ऑफ मार्केट नहीं है उसको आप ऑल टुगेदर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं कर सकते। भाई फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मतलब है मार्केट के चेंजेस। अब उसमें मार्केट के चेंजेस भी थे और आपकी अपनी मस्ती भी थी। अपनी मस्ती क्या नाम था उसका? क्रेडिट रिस्क। अगर आपका क्रेडिट रिस्क वर्स होता जा रहा है तो इसका मतलब है भाई आपकी जो वैल्यू में जो ऊपर नीचे हो रहा है वो आपकी अपनी वजह से हो रहा है। तो उसको तो आप पीएनएल में ये तो नहीं दिखाओगे ना कि मार्केट चेंज है। वो तो फिर आप ऐसे, तो एक कंपनी है जिसकी क्रेडिट रेटिंग बर्बाद हो जाए तो उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इशूअर के तो वाले न्यारे हो गए, पीएनएल में गेन आ जाएगा। जरा इस बात को एब्जॉर्ब करते हैं। भाई मैं इशूअर हूँ, मैंने सिक्योरिटी इशू की और मैंने उसको रखा हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे, सही है। हुआ क्या, मार्केट में मेरी क्रेडिट रेटिंग भी तबाह हुई और मार्केट भी चेंज हो गई, यानी मार्केट के जो रेट्स हैं वो ऊपर चले गए, तो मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एक तो ये कम हो गई और अल्लाह भला करे सोने पे सुहागा मेरी क्रेडिट रेटिंग भी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इस वजह से ऑल टुगेदर मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पर कितनी वजूहत से? दो। एक तो मार्केट में रेट ऊपर चले गए, दूसरा मेरी क्रेडिट रेटिंग वर्स हो गई, तो मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू गिरने की वजूहत कितनी है? दो। एक तो मैं सिक्योर्ड बंदा नहीं हूं, दूसरा मार्केट रेट ज्यादा ऑफर कर रही है, मेरे रेट्स कम है। तो इसमें आपकी डिक्लाइनिंग वैल्यू के कितने रीजंस हैं? एक चेंज इन मार्केट रेट और दूसरा क्रेडिट रिस्क। अब ऐसे अगर इशू हो तो वो तो बोले यार ये तो अच्छी बात है, आखिर में एक डिफॉल्ट कर देता हूँ, जिससे होगा क्या, मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू नीचे आ जाएगी और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में गेन आ जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी की वैल्यू आने से प्रॉफिट एंड लॉस में गेन आता है, लायबिलिटी कम हो गई, इसकी वजह से गेन आएगा कि उसकी लायबिलिटी। तो अच्छा आप तसव्वुर करें, एक इशूअर है जिसकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई, जिसकी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट वैल्यू उसकी बॉन्ड की नीचे आ गई और मार्केट में कोई और चेंज नहीं है, तो अभी भी यही कहेंगे ना कि उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू डिक्लाइन हो गई है। अच्छा, तो ये तो इशूअर बोलेगा वाह यार यही कर लेते हैं, हर साल के आखिर में अपनी क्रेडिट रेटिंग बजा दो, पीएनएल में गेन ही गेन, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, यानी फजूल में मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू नीचे आ जाएगी, उसकी फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इशूअर का तो फायदा हो जाएगा। वो बोलेगा एक तो क्रेडिट रेटिंग ठोक के अपने प्रॉफिट एंड लॉस में गेन ले आओ। पहले तो बात समझ आ रही है, स्टैंडर्ड भी बड़े सोच के बनाए जाते हैं। उसने बोला इशूअर तो आखिर साल में आके क्या करेगा, सॉरी यार क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई, क्या कर सकता हूँ, फेयर वैल्यू नीचे। इन्वेस्टर का नुकसान, इशूअर का उल्टा फायदा, क्रेडिट रेटिंग भी भाई की खराब, लोगों के पैसे भी इसने डुबाए और अलग प्रॉफिट एंड लॉस में गेन बुक करके बैठा हुआ है। अच्छा, गेन इसलिए बुक करके बैठा हुआ है, बोल रहे पहले 100 रुपये पे करने थे, आज सेटल करूंगा 95 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो पहले बताओ ऑल टुगेदर बात समझ आती है बेसिक जी? तो आखिरी साल में तो बात ही नहीं कर रहे ना, तो हम बात किसकी करते हैं? पहले की। आखिरी साल में तो जो है वही है, आखिरी साल में तो ये कॉन्सेप्ट पैदा ही नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट आता ही कब है? इनिशियल ईयर्स में। क्लियर है? तो हमने शुरुआत भी यहीं से की थी। चलें, इन्वेस्टर भी यही काउंटिंग करता नहीं। मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टर का क्या जाए? इन्वेस्टर तो अपनी अकाउंटिंग करेगा ना। अच्छा, ऐसा हो सकता है मुझे बताओ कि इशूअर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखे और इन्वेस्टर अमोर्टाइज कॉस्ट पे चल रहा हो सकता है, दोनों अलग अलग हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आप उसको उससे ना मिलाएं ना, वो अलग है ये अलग है। ये सिर्फ किसके लिए रेलेवेंट है? इशूअर के लिए। इन्वेस्टर का तो लॉस है तो है। अब मुझे एक बात बताओ ना, इन्वेस्टर का अगर लॉस है तो वो तो ओवरऑल लॉस है ना। अब क्रेडिट रेटिंग की वजह से हो, किसकी वजह से हो, वो उसकी क्रेडिट रेटिंग तो नहीं है ना, वो तो उसकी है जिसकी खराब हो रही है, तो वो अपनी अकाउंटिंग देखे। हमारे लिए तो ओवरऑल लॉस है, वो सबका सब या तो ओसीआई में जाएगा या पीएनएल में, डिपेंडिंग अपॉन एट विच मॉडल यू आर। क्लियरिटी है? चलें, बात समझ आती है? मानिया जी आप कुछ पूछ रहे थे, बस वो रहेगा फिर रिवर्स हो जाएगा आखिर में और रिटेन अर्निंग में रियलाइज हो जाएगा, वही पीएनएल में जाएगा बाद में जब ये सिक्योरिटी सेटल हो जाएगी। वजह ये है ना कि मेच्योरिटी तक जाते जाते चीज़ सेटल हो जाती है और मेच्योरिटी पे आपकी फेस वैल्यू फेयर वैल्यू क्या होती है? बराबर हो जाती है, तो वो फिर कुछ गेन या पोटेंशियल बचता ही नहीं है। क्लियर है? ओके,
सर कल वाले क्वेश्चन में एक लाइन थी टू अवॉइड अकाउंटिंग मिसमैच, अभी वो बताते हैं अकाउंटिंग मिसमैच का मतलब क्या अभी बताते हैं। इसके बाद एक सवाल करने के बाद आ जाओ, पहले तो ये सवाल आपके पास, प्लीज इसको सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। इस्लाम पानी। पराठा भी ले आया तू, उसको फिर वहाँ पे रख दे, फिर लेता हूँ, फिर खाता हूँ मैं। ये पानी दे दो बस, थैंक यू। पहला सवाल है भाई अभी, वही जनरल एंट्री। तुम लोगों ने जितने भी पास पेपर किए वो तो हो रहे हैं ना इजीली, वो करेक्टिंग एंट्री वाला। फिर वो तो वो तो देखो अंग्रेजी, वो तो देख के पढ़ना है भाई सवाल, वो देख के करना था ना। चलो वो तो प्रैक्टिस से हो ही जाएगा। अभी मेरी बुक में इसके आई थिंक कोई 70-80 सवाल हैं, करते तो। मैंने अभी तक आपको बुक का एक भी नहीं सवाल कराया, तो वो देखिए आप, आपको पता लगेगा। मानिया लॉजिकल बात है ना ये। मुझे बताओ, एक सवाल मैंने दिया था जिसमें 1 साल तक, याद है, वो आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा था, इंटरेस्ट की पेमेंट शुरू हुई थी 1 साल बाद। तो मानिया लॉजिकल बात है ना, जब उसने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखा हुआ था और उसने 1 साल का इंटरेस्ट देना ही नहीं है, तो वो अक्रूव क्यों करेगा। इन्वेस्टर के केस में तो अमोर्टाइजेशन बुक हो रही थी, इसलिए वो इंटरेस्ट बुक हुआ था। ये मैंने उस दिन भी समझाया आपको, दोनों में फर्क है ना, यू डोंट नीड टू मिक्स इट। देखो इशूअर के केस में वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे था, बात समझ आती है मानिया। तो वो क्यों बुक करेगा जब उसने मना किया कि मैं नहीं बुक कर रहा, मैं पे ही नहीं कर रहा, तो 1 साल का अप्रूवल बनता ही नहीं है। इन्वेस्टर के केस में 2022 में अमोर्टाइजेशन नहीं हुई, किसने कहा नहीं हुई? आप कैश और इंटरेस्ट का डिफरेंस लेके देखें क्यों नहीं हुई। उसमें कुछ हुई है, पहले साल में सिर्फ अमोर्टाइजेशन हुई है, दूसरे साल में कुछ हुई है। या आप टेबल को देख के रट्टा लगा रहे हो। सही है लाइबा, बात समझ आती है? दो चीजों को मिक्स नहीं कर रहे हैं। पहले साल में सिर्फ अमोर्टाइजेशन हुई है। लाइबा बात समझ आती है? उस सवाल के अंदर पहले साल में इन्वेस्टर के लिए सिर्फ अमोर्टाइजेशन हुई थी और दूसरे साल में आपकी नॉर्मल इनकम भी बुक हुई थी और अमोर्टाइजेशन भी हुई थी, जो नॉर्मल होती है दूसरे साल से। तो आप दो चीजों को मिक्स नहीं करें ना, सिर्फ शेड्यूल को देख के। हाँ जानिए, ये हो गया। अच्छा, अगर हम देखें, कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 बॉन्ड्स ऑन जनवरी 1, 2025 विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100।
तो आप मुझे बताते हैं कि मैं ज़रा 100 को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है? 1 मिलियन। ये आ गया। अच्छा, फिर माशाल्लाह हमने डिस्काउंट भी दिया है। अच्छा, डिस्काउंट का मतलब है मुझे पैसे कम मिलेंगे, और तो कितने पैसे कम मिलेंगे? तो ये कितना आ गया? 950। अच्छा, अब इसके बाद हम कह रहे हैं द बॉन्ड्स वर इशूड एट 95, वो उसने बता दिया द बॉन्ड्स कैरी एट एनुअल इंटरेस्ट रेट। ये क्या है? कूपन इंटरेस्ट रेट है जो उसने वादा किया है, और इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली ऑन दिसंबर 31। अच्छा, ऑन दिसंबर 31 2025 XYZ की क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो गई है ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन एंड राइजिंग ऑपरेशनल। एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज बाय, of which 20,000 was attributable to the downgrade in XYZ's credit rating। अच्छा, तो हमने ये कहा, अच्छा इसमें IRR की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू अगर होती भी तो आपने इग्नोर करना है क्योंकि इसमें कुछ अमोर्टाइज नहीं होगा। तो हमने ये कहा कि हमारे पास ओपनिंग कैश और क्लोजिंग। अच्छा, ओपनिंग आपके पास आ गया 950, और आपका जो इंटरेस्ट बुक होगा कितना होगा? अच्छा, तो क्या मैं 950 पे बुक करूंगा या 1 मिलियन पे? 1 मिलियन पे 6% कितना आता है? 60,000 रुपये। तो आपने यहाँ पे एक एंट्री बनाई होगी मेरे भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से भाई? 60,000 रुपये से। अच्छा, तो कैश भी कितना दे दिया, बचा कितना? 950। अच्छा, ये 950 वही वैल्यू है जो साल के हमारे पास शुरू में थी, इसमें से कुछ भी अमोर्टाइज नहीं हुआ क्योंकि वी डोंट नो द डिफाइंड मैच्योरिटी। हमें नहीं पता कि कभी भी ये सेटल हो जाएगी, तो इसलिए मेरे पास अमोर्टाइजेशन पीरियड नहीं है, मैं कुछ भी अमोर्टाइज नहीं करूंगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती भी तो क्या हो जाती है? एक्सपेंस आउट, इसमें है नहीं। चलें, अब मुझे बताएं इसकी फेयर वैल्यू वो कह रहा है 9 लाख रुपए। अच्छा, 9 लाख ऐसे पता लग रही है क्योंकि वो बोल रहा है वैल्यू ओवरऑल कितने से गिरी है? 50 से गिरी है। तो आप मुझे बताते हैं कि मैं इसकी एक एंट्री बनाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे क्या इशू किया मैंने? बॉन्ड। तो आप यहाँ पे बॉन्ड पेबल को डेबिट करेंगे 50 से, और सर ये तो मेरा फायदा हो गया, इनकम बुक कर लें। कुछ OCI में जा रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि भाईजान ऐसे तो आप हर बार अपनी क्रेडिट रेटिंग खराब करके फायदा ले जाओगे, तो जो आपकी अपने करतूतों की वजह से आपकी वैल्यू में डिक्लाइन आया है वो आपका फायदा बेशक होगा, वो OCI में ले जाओ, और जो मार्केट का ट्रू रिफ्लेक्शन है वो P&L में ले जाओ। तभी तो आप इस मॉडल पे आ पाएंगे, फेयर वैल्यू थ्रू P&L मार्केट चेंजेस। जो कुछ हद तक है वो मार्केट चेंज नहीं है, वो आपके अपने मसलों की वजह से। तो आप मुझे बताएं यहां पे मैंने OCI के अंदर कितना बुक करना है? 20,000 रुपये बुक करना है, और हमने 30,000 रुपये। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? अच्छा, अब कौन सा? एक मिनट, बातें नहीं जानी इधर भाई। मैंने कहा कि साल के आखिर में वो कह रहा है आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई है, जो भी है उससे आपकी बॉन्ड की वैल्यू 50,000 रुपये गिर गई है। अच्छा, वो कह रहा है इसमें से इस 50,000 के गिरने में 20,000 रुपये तो इस वजह से गिरी है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग नीचे आ गई है, और बाकी जो है वो मार्केट फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि इंटरेस्ट रेट के चेंजेस। अब इंटरेस्ट रेट के चेंजेस वैसे भी होते हैं तो आपकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। क्या वो ट्रू डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट है? ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट है? यस, वो ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट है। किस हद तक? 30,000 की हद तक। पर उसके, अच्छा अगर वैसे एक तुम सबसे पूछता हूं, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये क्रेडिट रेटिंग का मसला ना होता तो इस इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू क्या होती? 9? जल्दी बताओ, सही बोल रहे थे? 9.20 या 9.30? देखें, बात समझें, फिर समझें, प्लीज सुने। देखें, ये 20,000 रुपये ना, ये एडिशनल वैल्यू में डिक्लाइन आया है। ये 20,000 रुपये एडिशनल वैल्यू में डिक्लाइन आया है। तो अगर आप ऑल टुगेदर अज्यूम करें, अगर मैं अज्यूम करता
कि देयर इज नो क्रेडिट रेटिंग इशू, देन जो आपकी फेयर वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती वो 9-20 होती। अच्छा 9-20 ऐसे होती ना क्योंकि 20,000 पे मजीद गिर रही है आपके अपने क्रेडिट रिस्क की वजह से। अदरवाइज मैं नॉर्मली मार्केट में बैठा होता तो आपके सामने देखो पीएनएल में कितना चेंज आ रहा है 30,000, तो आप कहते हैं मेरी क्रेडिट रेटिंग का कोई इशू ही नहीं है, जो चेंज है मार्केट चेंज है, ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट है, मैं गेन बुक कर लेता कितने का 30,000 रुपये का, क्योंकि मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, मेरी क्रेडिट रेटिंग कोई मसला नहीं है, मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। मार्केट में जाता मैं बोलता हाँ यार मार्केट में रेट ऊपर चले गए, मेरी सिक्योरिटी का रेट नीचे, डेफिनेटली मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं किसी और को चिपकाने भी जाऊंगा ये तो वो बोलेगा भाई क्या हुआ पैसे पूरे देने का, पूरे नहीं देता पैसे, तो सूद भी कम देना है आगे, तो मैं अपनी लायबिलिटी किस में सेटल करता, कम में। पर क्या वो मेरे अपने हालात की वजह से, फाइनेंशियल फैक्टर्स या दूसरे जो मार्केट फैक्टर्स हैं उसका मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर हाँ अलबत्ता आपका जो अपना वजह से जो हिसाब किताब वो कहाँ जाएगा, OCI में। तो ये ही हमने कल की क्लास में सीखा था, आज उसको अप्लाई भी किया है पूरी उसकी अंग्रेजी के साथ कि मार्केट का चेंज कितना है और आपका अपना मसला कितना है। क्लैरिटी है? ओए ओ चसी अपना मसला होगा OCI जी, अल्लाह की कसम कल भी यही कहा था और अल्लाह की कसम आज भी यही कह रहा हूँ और आगे भी यही कहता रहूँगा। सही है, नहीं आप बहुत कंफ्यूज हो गए थे, थोड़ा नहीं, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ सिंपल याद रखते हैं, जो भी अपने मसले की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वैल्यू में वो कहाँ जाएंगे, OCI में। और जो मार्केट चेंजेस हैं वो तो शुरू से ही सीखा है कि वो बने ही किसके लिए हैं, PNL के लिए। क्लैरिटी है? चलें अच्छा भाई सर OCI में अनरियलाइज इनकम एंड एक्सपेंस जाते हैं ना, नहीं देखो यार ये आपको किसने कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये कौन, देखो FAR 1 में भी मैं सुनता था कि OCI के अंदर जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो अनरियलाइज होता है। ओ भाई जब तक बेचा नहीं है तब तक कुछ भी रियलाइज नहीं है, ये तुम्हें कौन सिखाता है? मुझे ये बात नहीं समझ आती, अकाउंटिंग की धज्जियां उड़ाई हुई हैं यार। सुनो इधर देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि गलत नहीं लिखा हो यार पेपर में, किसी से बात करोगे इंटरव्यू में वो जलील कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मैं अगर पूछूं मुझे कोई जवाब दे मैं तो उठा के बाहर फेंक दूं उसको, सीधी सी बात है, ये मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये कौन सिखाता है तुम्हें यार कि अनरियलाइज ना, मैंने कभी कहा ये ना कोई कहना चाहिए भाई, अनरियलाइज तो हर वो चीज है जब तक रिसीव नहीं हुई, अनरियलाइज तो हर वो चीज है जब तक रिसीव नहीं हुई। ये मतलब बच्चों को चिपकाने के लिए क्या अनरियलाइज वहां जाएगा, ओ भाई अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी है, फ्रेमवर्क है। मैंने आपको FAR 1 में सिखाया था कि अगर PPE की रीवैल्यूएशन होती है तो वो नॉर्मल ऑपरेशनल इनकम नहीं है, इसलिए उसको कहां फेंकते हैं, तो ये भी तो ऑपरेशनल इनकम नहीं है ना यार, मार्केट से हट के इसको भी कहां फेंक रहे हो। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज नॉट माय इनकम, दिस इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉट ड्रिवन फ्रॉम द फैक्टर्स दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द मार्केट। तो उसको इसलिए अलग रखा है, इसका ये क्या मतलब है अनरियलाइज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? वो कहने का मतलब है यार कि वो कह देते हैं कि भाई अनरियलाइज, उसको भाई अनरियलाइज नहीं है, जो भी नहीं आया। अभी अगर मैंने सिक्योरिटी को, तुम मुझे बताओ अगर एक मेरी सिक्योरिटी है मैंने फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे रखी हुई है, तो मैंने शेयर खरीदा था 25 का 50 पे पहुंचा हुआ है, अनरियलाइज ही है ना। रियलाइज कब होगा, जब बेचेंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है, बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट तो अभी भी यही है। अब मॉडल का फर्क है OCI। अच्छा फिर मैंने आपको ये बेसिक बुनियादें भी बताई हुई हैं कि बुनियाद ये है इसकी अलग अलग मॉडल बनाने की कि आप अकाउंटिंग मैनिपुलेशन ना करें। आपने डिसाइड कर लिया आपका बिजनेस मॉडल नियत क्या है, उस हिसाब से चलते रहें। ऐसे तो फायदा हो रहा होगा तो PNL में आ जाओगे, नुकसान हो रहा होगा तो OCI में मरे हुए होगे। तो उसने बोला भाई एक जगह हो जाओ ना, या तो ये या तो ये, वरना आप अकाउंटिंग देखो एक तुम खुद सोचो यार, एक दिमाग लगाओ, एक साल एक यूजर देख रहा है इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू PNL में पड़ी हुई है, वही इन्वेस्टमेंट उसके बाद में किसमें दिख रही होगी, OCI में। अच्छा क्यों किया, बोलेंगे लॉस हो रहा था इसलिए वहां कर दी। तो क्या ये ट्रू डिपिक्शन है या मैनिपुलेशन है? तो इस मैनिपुलेशन को अवॉइड करने के लिए आपको बोला भाई एक ही चीज फोकस कर लो, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। पर इधर उधर की जो भी बातें बताई गई हैं मुझे जल्दी से बताओ क्या ऐसे ही है बिजनेस मॉडल के बेस पे? अब मैं तुमसे एक एक करके पूछता हूं। इफ आई से कि माय इंटेंशन इज टू कीप माय डेट सिक्योरिटी टिल मैच्योरिटी, अमोर्टाइज कॉस्ट, मैच्योरिटी गलत बात, अमोर्टाइज कॉस्ट, दैट मींस कि माय इंटेंशन इज टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अच्छा मैं कहूं
I want to keep my investment till maturity, but I will sell if prices are favorable. ना OCI है लॉन्ग टर्म, आपको फेयर वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि कभी भी बेचोगे या कभी बेच सकते हो तो उसके लिए फेयर वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अच्छा, मेरा मकसद ये मेरे को करनी ट्रेडिंग है, P&L। तो जैसा आपका इंटेंशन है, जिस तरीके से आप रखना चाहते हो वैसे अकाउंटिंग करो। दिस हैज नथिंग टू डू विद अनरियलाइज्ड थिंग, रियलाइज्ड थिंग सब गलत बात है। वो उसने मॉडल इसलिए बनाया कि भाई आप जरा एक साइड हो जाओ, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन होनी नहीं चाहिए। अब बता दो लाइबा, बात समझ आती है जल्दी से? मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया वापस से यार। मैंने आई थिंक IFRS ने शुरू यहाँ से किया है कि पहले आपको नीयतें बताइए, इंटेंशन बताइए, वो सारी चीज़ें कर करा के यहाँ तक पहुँचे हैं। क्लियर है? चलें, ओके, वेरी गुड। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, मैंने कहा एक काम करता हूँ आपको डायरेक्ट करने के लिए देता हूँ, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जल्दी से मानिया, क्लियर है आपका सवाल? लाइबा पक्की बात है, क्लियर है? मानिया जल्दी बताओ। बेहतरीन। कौन सी? यार सॉरी यार, एस लगाना भूल गया हूँ। हाँ जी, आप ये कर लें, इशूड है ना? सही है, परचेज है। तो इशू किसने किए हैं? तो हम पहले इन्वेस्टर की अकाउंटिंग कर लेते हैं। इन्वेस्टर की कर लो। अच्छा भाई एक जल्दी बताने तो सुनो, जानी सुनो, ये पहले रिवाइज करा दो इसको। सुनो, लाइबा कह रही है सर रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी भी तो मार्केट चेंज नहीं होता। मैंने कहा होता है, मैंने नहीं कहा नहीं होता, बट मैं कह रहा हूं उसको OCI में रखने की वजह क्या थी? अनरियलाइज। फिर ये हर्ट कर दिया यार। अबे भाई अनरियलाइज नहीं है, मतलब ये है कि वो बिजनेस इनकम नहीं है आपका। यार मैं अगर बताऊं ना, मैं शुरू यहां से करता हूं FR1 में, आपका उस पीपी को यूज करके कमाना होता है, उस पीपी से कमाना मकसद नहीं होता। तभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन कहां जाता है? P&L में। और पीपी का कहां जाता है? क्योंकि आप बोलते हो कि वो एक ऐसे एसेट है जिससे कमाने, जिसको यूज करके कमाना होता है, तो वो बिजनेस एसेट्स हैं आपके यार। तो उसमें फर्क है, मतलब हम उन चीजों को अलग अलग रखो यार। वो तो प्योर सिखाया था मैंने वहां पे कि जब पीपी जो आप खुद यूज कर रहे होते हो, उस पीपी से कमाना होता है या पीपी को यूज करके बिजनेस से कमाना। तो उस पीपी की वैल्यू अगर ऊपर जाएगी, दिस इज नॉट योर बिजनेस इनकम, इसलिए वो कभी भी P&L में नहीं जाती। तो क्या वो इनकम नहीं होती? मार्केट रिफ्लेक्शन नहीं होती? होती है। हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कहां पे? OCI में। क्लियर है? जी जानी। नहीं याद तो नहीं करना ना, बच्चे तो लॉजिक पूछ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे अगर पेल दिया तो यहां सीख लो। सही है? यस बिल्कुल मानिया, ऐसा ही है, बिल्कुल सही। इनकम किसकी? इनकम इसलिए आ रही थी ना क्योंकि ये तो पूरी कहानी तुमने फिर घुमा दी। पिछले सवाल में कोई मसला नहीं, पिछले सवाल के अंदर मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई। सिक्योरिटी की वैल्यू ऐसे कम हो गई ना क्योंकि मार्केट में 14, 15, 16% चल रहा होगा, मैं 6% दे रहा हूं। तो कोई भी बंदा मेरी सिक्योरिटी को अगर मैं सेटल करने जाऊंगा तो उसके मुझे पैसे क्या देगा? कम देगा। तो कहने का मतलब है जब आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू कम होती है और आप ऑल टुगेदर इशूअर हैं, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी यार, कम हो जाएगी। वही कैसे जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल बात है यार, मतलब ये तो मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, वापस सिखा देता हूँ। तुमने 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया, तुम 6% का सूद दे रहे हो, मार्केट में 10% चल रहा है, तुम्हारे बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? क्यों कम होगी? लॉजिक बताओ। मार्केट में 10% है और तुम कितना दे रहे हो? 6%। एग्रीड? अब तुम अपनी लायबिलिटी किसी को बेचने जाओगे, यानी बातें नहीं इधर, तुम लायबिलिटी किसी को बेचने जाओगे, तुम बोलोगे भाई तेरे को पैसे चाहिए थे ना, ये ले पैसे, तू उसको सूद दे दियो। क्लियर है? तो वो तुम्हें बोलेगा चल मुझे 100 रुपए दे दे, अपनी लायबिलिटी सेटल करने के लिए कितने दे दे? तुम उसको बोलोगे नहीं मैं 95 दूंगा तुझे। क्यों 95 दोगे? क्योंकि आगे उसको सूद कम देना है। एग्रीड? मैं कह रहा हूं एक तो ये फैक्टर है, सोने पे सुहागा तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग भी गई,
तो वो जो तुम्हारा एडिशनल गेन है, क्या वो मार्केट की वजह से, तुम्हारे अपने वजह से, उसको ओसीआई में लेके जाओगे, क्योंकि वो तो बोलेगा भाई मुझे मार्केट रेट तक पहुंचा, मुझे उसके अलावा तुम्हारा अपना मसला है, तो वो कहां लेके गया मैं, ओसीआई में। इट इज नॉट ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट, तुम्हें पीएनएल में आना भी नहीं चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू कम नहीं हुई है, पर वो कह रहा है क्योंकि आईएफआरएस 9 में मॉडल ऐसा है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, मार्केट के चेंजेस पीएनएल अदर देन मार्केट चेंजेस ओसीआई। जब पीपी को रीवैल्यू करता हूं सारे मार्केट चेंजेस होते हैं, वो सारे के सारे ओसीआई में जाते हैं, क्योंकि वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों अलग है। वो कहता है वो आपके ऑपरेशंस के बिजनेस के एसेट्स हैं, बात समझे, वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, तो इसलिए इसको कहां ले जाते हैं, ओसीआई में। तो वो अलग है, ये अलग है, स्टैंडर्ड अलग है, मकसद अलग है, अकाउंटिंग अलग है। क्लियर है? फेयर वैल्यू दी नहीं है मैंने, कि कब कहा ये कि आपको ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करना है, मैंने कब कहा इस सवाल में फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करना है? देखो वो क्या कह रहा है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन्वेस्टर की, हमने अभी बताया, ये रहा, आप लोग सुनते नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर आप कर दें, आपकी यही मेहरबानी होगी अगर आप एक करके दे दें। देखो अगेन फिर सोच लो, मैंने जानबूझ के सवाल दिया आपको, सोच लो इसमें करना क्या। जर्नल एंट्री बनानी है सारे इवेंट्स की, पहले इसको रीड कर लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं ना आप लोग। देखो मैं इस बात से ये करता हूँ क्योंकि मैं ऑडिट में भी यही हरकतें करता हूँ कि मैं नई नई सिचुएशन दूंगा, फंसोगे, पेपर पास करना है तो फिर तुम्हें ये चीज़ें करनी होंगी। अब सुन लो इधर, तुम लोगों को नहीं पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, प्लीज सुनना है इधर, अभी बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करनी है, क्योंकि मतलब आई रियली हेट इट जब तुम लोग एक पैटर्न पे आ जाते हो, तुम कहते हो यार नहीं बस यही जो चलता जा रहा है चलता जा, पास पेपर हो रहे हैं ना, हो भी गए, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जरा इसको समझ लो कि ये है क्या सवाल, पहले रीड करते हैं। लायबल लिमिटेड परचेज 100,000 डिबेंचर्स ऑन जनवरी 1, 2023 इशूड बाय सोहा लिमिटेड एट द डिस्काउंट ऑफ 8 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार वैल्यू ऑफ 100। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? अच्छा, टेक्निकली इसको हम कहते हैं, ये है जीरो कूपन। जीरो कूपन का मतलब है आपको पूरे सालों में कोई कूपन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो आज आपने पैसे लगाए वो सूद के साथ आगे ज्यादा मिल जाएंगे। इनकम अमोर्टाइज होती रहेगी। इनकम क्या होती रहेगी? तो यहां पे पाकिस्तान के अंदर ही मैंने कॉन्सेप्ट कैसे निकाला सुनना, पाकिस्तान के अंदर ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है। उस ट्रेजरी बिल को अगर मैं खरीदता हूं ना तो मुझे मिलता है डिस्काउंट पे, और गवर्नमेंट कहती है मैं पूरा टाइम तुम्हें सूद नहीं दूंगी, 3 महीने बाद आके, 3 साल बाद आके इतने पैसे वापस लेना 100 रुपए, यानी आज वो 92 का देगा, आखिर में कितने मिलेंगे? दिस मीन्स कि मुझे पूरे टेन्योर में कोई कूपन, बट अमोर्टाइजेशन होगी, पैसा बढ़ेगा, यानी ग्रो होता रहेगा। दैट्स इट। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसी चीज को इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड नहीं कहते, जीरो कूपन कहते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। इंटरेस्ट फ्री का मतलब है तो फिर मिल ही क्या रहा है? कुछ भी नहीं। हम कह रहे हैं मिल रहा है पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यस, एंड में मिलेगी, तो जमा होता रहेगा, होते 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 तो वो किस पे पहुंच जाएगा? 100 पे। इनकम, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इनकम। भाई इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज हो रही है ना, आज तुमने पैसे डाले हैं कम, आगे मिलेंगे ज्यादा, तो हर साल तुम क्या बुक करते रहोगे? इनकम बुक करते, इनकम बुक करते 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 कहां तक पहुंच जाओगे? डिजायर्ड वैल्यू पे। जी, वैसे ही होगा, पर इसमें सिर्फ कैश है ही नहीं, कैश को भूल जाओ। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन का मतलब है आपको कूपन कोई नहीं मिलेगा, हाँ आज पैसे डालोगे कम, बाद में मिलेंगे ज्यादा। दैट्स इट। इसकी अकाउंटिंग करनी है। जल्दी से एक और ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा फोकस के साथ। हो गया दिल? आंसर आ गया? क्लोजिंग मैच है।
या सारे वही प्रिंसिपल लगाओ जो तुम लगाते हो, जो आज तुम्हारी जेब से गया वो इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज हो जाएगा और आगे जाके जो तुम्हें मिलेगा उसकी तुम इनकम बुक करोगे। क्या तुम इसमें रेट निकालना है, ये रेट दिया हुआ है, दिया हुआ है, सिंपली वहां तक पहुंचाओ। नहीं आगे तक बना लो। कितने ही साल हैं इसमें? 3 साल है, 3 साल की एंट्री बना दो। हाँ कैश में जीरो आएगा, इंटरेस्ट में नहीं, कैश में जीरो आएगा, अमोर्टाइजेशन होगी ना। हाँ भाई 92 पे अगर मैं 2.5% लगाऊं तो कितना आता है? 2 लाख? नहीं नहीं, पर उस पे भाई मैं अगर 92 पे 2.5% कर लूँ तो तुम्हारे 2 पॉइंट एग्जैक्ट यही है बेटा, आप इन्वेस्टर हैं। हाँ जी 94.23 हो ही नहीं सकता भाई, तुम्हारी मैथ्स की ना, मतलब भाई 92 में 2.3 डालूंगा तो अल्लाह की कसम 94 हो जाएगा, और 0.3 डाल दूंगा तो 94.3 है, तुम्हारी कसम। हाँ भाई मैच हुआ आखिर में, हो गया। हर साल कितनी इनकम बुक की है? जी रहा। अच्छा पहले तो आप जरा इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितने आपके ऑल टुगेदर डिबेंचर्स हैं? 1 लाख। अमाउंट बता दो कितनी आती है? यही है। अच्छा इसकी आपने एंट्री बनाई होगी यानी डे 1 पे इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। यही है। अच्छा आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है भाई आज आप इतने पैसे दो, हम आपको रिडम्पशन किस पे करेंगे? पार वैल्यू पे, और वो भी कौन सी तारीख पे? 31 दिसंबर 2000। इसका मतलब ये है कि इन द इंटायर टेन्योर आपको कोई कैश रियलाइजेशन नहीं होगी। हाँ सिर्फ अलबत्ता आप इनकम बुक करते रहेंगे, ग्रो होता रहेगा, आखिर में अपने पैसे लेके घर आ जाओगे, सिर्फ अमोर्टाइजेशन, यहाँ पे कोई कूपन नहीं है। अच्छा तो ये जब ऐसी सिक्योरिटी आप दरपेश आए आपको कभी भी किसी सवाल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीरो कूपन। कूपन कुछ भी नहीं है। हाँ सिर्फ आपको जो डिस्काउंट से लेके वहां तक का सफर है। अच्छा मजे की बात, इससे पहले जितने भी सवाल किए उसमें ये भी होता था, कूपन भी होता था, तो अमोर्टाइजेशन अलग चल रही होती थी और कूपन, इसमें सिर्फ क्या है? अमोर्टाइजेशन। इसी को समझना है ना वापस से। पहले वाले सवालात में तुम याद करो, तुमने ऐसा सवाल किया भी था इसमें तुम्हें डिस्काउंट पे तुमने खरीदा था, आगे तुम्हें कितने मिल रहे थे? पूरे पैसे। तो तुम हर साल तुम्हारा IRR तुम याद करो क्या था, यानी मैं तुमसे पूछता हूं तो तुम भी बताओगे, आप सब भी बताना। अगर मैंने ऑल टुगेदर एक सिक्योरिटी खरीदी जिसपे सामने वाला जो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है वो 15% कर रहा है, एग्रीड, और आपने अगर डिस्काउंट पे खरीदा है और आपको पैसे मिलेंगे ज्यादा, मैं आप सबसे पूछता हूं आपका इफेक्टिव रेट क्या था? 15% से ज्यादा था। पहले बताओ मानिया आदिल वगैरह सब बात समझ आती है, तुम सबको भी समझ आ रही है कि IRR ज्यादा था, पर मैं कह रहा हूं वो 15% से लेके जो ऊपर तक का गैप था वो थी अमोर्टाइजेशन।
यहां पे सिर्फ वही है, वो 15% है ही नहीं क्योंकि कूपन ही नहीं है। बात समझ आ रही है? वो ये नहीं, वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें यहां से वहां तक का गैप पे कर रहा हूं, जो हर साल सूद पे होना है वो नहीं कर रहा। तो मैं यही तो सिखा रहा हूं कि भाई वो जो 15% की तुम्हें ऑफर करता था और तुम कहते थे मेरी इनकम ज्यादा है, तो वो तुम्हारे डिस्काउंट से लेके वहां तक का सफर था। अब हम कह रहे हैं मैं डिस्काउंट से लेके सिर्फ वहां तक का सफर बुक कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी बुक नहीं कर रहा। तभी तो कूपन है ही नहीं, तभी तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, जीरो कूपन। सिर्फ इनकम बुक करूंगा, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ही रहेगी। पहले तो बात समझ, देखो ये दिस इज वेरी नेसेसरी, एग्जाम में आ गया तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम पता चले बोल रहे हो यार तो कूपन ही नहीं, सवाल ही गलत है। हाँ तुम यही बोलोगे आके, वही बच्चा आके बोलते हैं सर सवाल गलत था एग्जाम में, कूपन ही नहीं था। नहीं नहीं, अजम्पशन क्यों लेंगे? ओ भाई अजम्पशन लेके मेरे भाई क्या हो गया, इनकम गलत हो जाएगी पूरे सालों की जो तुम्हें मिलनी नहीं है। नहीं 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 भाई, एक मिनट, अजम्पशन ऐसी कुछ भी नहीं, कुछ चीजें करने से होती हैं, अजम्पशन से नहीं होती। सही है, अजम्पशन हर जगह नहीं होती। सही है मेरी जान, मैं क्या कह रहा हूं, अजम्पशन पेपर में नहीं लेना खुदा के वास्ते। जब एक चीज सिखा रहा हूं तो मैं सिखा रहा हूं अजम्पशन किस बात की। अबे को क्वेश्चन का पेपर है, एक्स अज्यूम कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? वो तो अज्यूम होती भी है, अगर तुम समझ पाओ जी। ये वाला ना, हाँ एस इज इक्वल टू पी निकाल दो, यही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एस इज इक्वल टू पी का फॉर्मूला लगाओगे ना कि आज पैसे इतने डाल रहा हूं, मिलेंगे आगे इतने, क्योंकि इसमें सीधा सीधा हिसाब किताब है, बीच में पेमेंट नहीं है, तो एग्जैक्ट तुम्हारा रेट यही आएगा 1.9756%। पर तुम्हारी पावर कितनी होगी 3, क्योंकि पैसे कितने सालों बाद मिलेंगे, 3 सालों बाद। पर अगेन वी आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट कि होना क्या चाहिए अगर तुम्हारा जीरो कूपन बॉन्ड पेपर में आ जाए, खुदा के वास्ते अज्यूम नहीं करी हो। सही है, अभी बनाते हैं ना, एंट्री बनाते हैं। पहले साल की एंट्री ये बनेगी, 1 मिनट जानी, ईयर 2023, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 186,295। वो मेरे तो एक्सेल पे एग्जैक्ट है ना, सही है। अच्छा अब आप आ जाओ ईयर 2024 में, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। हाँ भाई 189, और आपका ऑल टुगेदर ईयर 2025 में इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 193, अच्छा कुल मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होते होते कहां पहुंच गई। अब आप एक एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट कितने से, 10 मिलियन से, कहानी खत्म। आप अगर कैश आ जाएगा ना, तो कैश आ गया, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, आपने पैसे रियलाइज कर लिए, दैट्स इट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अच्छा अब एक चीज सुने, इसके पहले वाले में क्यों आपको ये बैक एंड फोर्थ मैच करवा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले वाले सवालों में आप देखते थे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ करती थी, पर यहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, और वो पूरी इनकम की बजाय सिर्फ कौन सी इनकम बुक हो रही है, सही अल्फाज, अमोर्टाइजेशन इनकम। इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, देखो फिर है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मानता हूं, पर अब आप इसको सही वर्ड दे दो ना, अमोर्टाइजेशन इनकम। पहले क्या होता था, कूपन इनकम भी होती थी और अमोर्टाइजेशन भी होती थी, अब सिर्फ क्या बुक हो रही है। तो इसमें नहीं कंफ्यूज हो जाना कि भाई यार कूपन नहीं है, भाई नहीं है तो नहीं है, जीरो कूपन है, वो होगा सवाल में, बोलेगा भाई आज इतने पैसे डाल रहा हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, राइट टू रिसीव कैश, कब रिसीव होगा कैश, 3 साल बाद। तो बीच में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो कंपनसेट करेगा ना, तो मैं बुक करता रहूंगा, जमा करता रहूंगा, बुक करता रहूंगा, जमा करता रहूंगा, लूंगा कब, 3 साल बाद। अच्छा अब इसको इशूअर से करके देखे तो क्या ही बात थी, सिंपल होता, उसका एक्सपेंस बढ़ता रहता और जमा होते 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 आखिर में किस पे पहुंच जाता वो, दैट्स इट। तो जो ये अकाउंटिंग कर रहा है उसका रेप्लिका वो करेगा, इसकी इनकम है उसका
इसका एसेट है उसकी, दैट्स इट। दोनों केसेस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तुम कुछ पूछो, कुछ पूछ रहे थे। यानी सवाल सुनना है जानू भाई जी, बात नहीं, सवाल सुनो जानू, क्या दे दे, मैं सवाल नहीं समझा। जानी मैं अगेन कह रहा हूँ, दिस इज नॉट अ कॉस्टिंग पेपर, दिस इज द अकाउंटिंग पेपर। हियर एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग यू टू डिटरमाइन द रेट, IRR, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, क्या इस पे इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ। दिस इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नॉट अ अप्रेजल, दिस इज अकाउंटिंग। जो हिसाब किताब होगा तुम्हें मिलेगा। बोलेगा भाई खुदा के वास्ते इसको अकाउंट फॉर करके दे दे, इसके लिए उसने कौन सा पेपर बनाया है? कॉस्टिंग का, MFA का। वो क्यों तुम्हें बोलेगा मुझे रेट निकाल के दे दो? मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आ रही। भाई अकाउंटेंट्स हो यार, अकाउंटिंग का पेपर है, यू नीड टू प्योरली फोकस ऑन अकाउंटिंग। वो ये थोड़ी ना करेगा भाई मैंने ये दिया हुआ है, वो सोच मुझे बता कि इसका अगर IRR होता तो क्या होता। ऐसा नहीं है जानी, सिंपल रखो। एक अकाउंटिंग करनी है, दी हुई है, मैंने आपको सारे पैरामीटर बता दिए। प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, किस पे लगती है, कूपन का मतलब क्या होता है, कब IRR ज्यादा होगा, कब IRR कम होगा, कौन से मॉडल पे जाना है, एंड बस है। इसके आगे सोचना ही क्यों है? तुम इनका सवाल ये है कि सर अमोर्टाइजेशन दी हुई है, बोले कूपन बताओ क्या होगा। मैं कॉस्टिंग का पेपर नहीं है, इवन कॉस्टिंग के पेपर में वो ये नहीं पूछता कि ये होता तो ये बताओ। भाई वो बोलता है NPV बता दे, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, बाय करूं, क्या करूं। वो भी ये नहीं है, इसमें तुम बेफिक्र रहो, ये नहीं है ना। तुम्हें IRR निकालने को आएगा, वो सिर्फ तुम्हें बोलेगा कि भाई इफेक्टिव रिटर्न ये अकाउंटिंग करके दे दे, जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी, फाइनेंशियल्स में क्या आएगा, दैट्स इट। हाँ भाई भाईजान आपकी सोच फिर गलत है, बताओ कौन सा मॉडल है ये? अब जब मैं बोले जा रहा हूँ सुबह से अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन, तो कौन सा मॉडल है? बिकॉज वी आर कीपिंग दिस इन्वेस्टमेंट टिल मेच्योरिटी। तो बात ही खत्म हो गई ना। क्योंकि भाई देखो अगेन, अगर हम ये देखें यहाँ पे ऑल टुगेदर कि आप खुद इस पे फोकस करके देख लो, जो भी हमने यहाँ पे हिसाब किताब किया उसमें था क्या? उसमें यही था ना कि आप ये कह रहे हो कि सर देखिए हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इन्वेस्टमेंट 3 साल बाद रिडीम होगी। तो ये आपको पहचानना ना सवाल में कि सवाल आया कहां से। इसमें कोई ऐसा लिखा हुआ था कि मेरे दिल चाहा तो बेच दूंगा, इसमें कोई ऐसा लिखा हुआ था कि मैंने खरीदी बेचने के लिए, इसमें यह लिखा हुआ था कि आखिर में रिडीम होगी। तो कौन सा मॉडल है भाई? वो खत्म करो, कहानी आगे बढ़ाओ, ये कहना चाह रहा हूं। तुम लोग देखो पिक नहीं कर रहे हो। मुझे टेंशन इस बात की होती है इवन ऑडिट में भी, कि बच्चा रट्टा लगाने पे आता है, देखो FAR 1 अल्लाह ने आसान आ गया निकाल दिया, यहाँ पे वो नहीं बख्शेगा, आखिरी पेपर है आगे जाने के लिए। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लेवल पे आके पढ़ा रहा हूँ, डिटेलिंग कर रहा हूँ। खुदा के वास्ते सवाल को तमीज से पढ़ा करो। तुम बिला वजह नॉलेज होते हुए भी ना अपना काम खराब कर दोगे बिला वजह। अबे आती तो है अकाउंटिंग, पढ़ो तो सही, उसमें क्या लगेगा? तुम बोल रहे हो मेरे लिए इतना ईजी हो जाए कि वो मुझे बता दे मुझे कौन सी अकाउंटिंग करनी है। भाई वो तुम्हें हिंट दे रहा है कि ये चीज़ है। मैं तभी तुम्हें क्या कहा, देखो मैं सोचता हूँ तुम्हें आता है या नहीं आता। तुम बोल रहे हो अकाउंटिंग बता दो, कैसे करूँ? अबे रीड तो कर लो पहले। वो बोल रहा कूपन नहीं मिल रहा, ढूंढ रहा हूँ। वो बोल रहा कूपन नहीं दिया हुआ, तो कूपन निकालने को दे दो तो मैं क्या करूँगा? अबे बेसिक डेबिट क्रेडिट मुझसे हो नहीं रहा, तुम बोल रहे कूपन निकालो उल्टा जाके। सही है, ऐसे नहीं करते। सही है, चले ओके। पहले बता दो अनीस भाई और ये सारे लोग समझ आती है बात। IFRS 9 खत्म नहीं, पास पेपर्स अभी बाकी हैं। पास पेपर हम करेंगे ना एक लंबी क्लास में, अगली इशूअर की वही करना है ना। वो तो एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है भाई। सुने यार एक बार फिर बताते हैं प्लीज जल्दी से। वो रिटर्न जो इशूअर प्रोवाइड करता है, दिस कॉल्ड कूपन रेट। यस, वो लिखा हुआ होता है कि वो इतना रिटर्न प्रोवाइड करेगा। तो रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर कह लो, कूपन कह लो, बात एक ही है। सही है जी। सर प्लीज क्या फ्राइडे को पहले R2 एंड ऑडिट की क्लास हो सकती है एंड बाद में R1 की? मैं R1 रखूंगा ही नहीं, बस सिर्फ हम R2 रखेंगे और ऑडिट रखेंगे। क्लियर है? और मैं अभी से आपको मतलब हेड्स अप दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ये कोर्स अच्छे से जल्दी प्रैक्टिस के साथ ख़त्म कराना है। मैं वीकेंड्स पे क्लासेस लंबी रखूँगा। सही है, प्रैक्टिस करनी है। देखो दो मॉडल्स हैं, आइदर आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट्स एंड बोलूँ प्रैक्टिस खुद कर लेना, रिकॉर्डिंग है, या मैं सब करा दूँ क्लास में। तो फिर इस मॉडल के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सही है? नहीं वो तो जाहिर सी बात है, नहीं होगा ना, वो तो फिर मैनेज करेंगे ना उसको। पर ये कि हमें फिर इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। नहीं 9 बजे तो
नहीं, हम थोड़ा 9:30-10 बजे तक ऐसे शुरू करेंगे। नहीं तो आधा घंटा तो बहुत होता है। मतलब मेरा ऑल टुगेदर जो मेरा जो स्पैन है ना उठने का, वो है मैं सुबह 7 बजे वैसे ही उठ जाता हूँ। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 9:30 बजे क्लास लगाते हैं तो बच्चा थोड़ा सही होता है। मैं तो सुबह 8 बजे भी लिए क्लास है, सुबह 8 बजे भाई ऑडिट में। मैं अभी, तुम आगे देखना मैं करता क्या हूँ, तुम्हारी सोच है। तो ये तो तुम अभी जितने खुश हो, देखो अगेन योर चॉइस, इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स इट्स योर चॉइस। पर अगर आपको अच्छे कॉन्सेप्ट चाहिए, पास करना है, तो फिर दिस इज द ओनली चॉइस। सही है, चलें ओके। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में। आज एक होमवर्क दूं या पास पेपर दूं? दोनों देते हैं, चलो दोनों देते हैं, चलो ओके, हाफिज़।